My good wishes to all viewers of this channel. This is Harish Gangwar from Excellence English Classes. I welcome you all. And today I am here with the summary of The Dolphins. Dolphins is a poem included in ISC board in class 11th. And the poem Dolphins, Carol and Duffy is the poet. And he has very well described in this poem that how man controls the human nature and the natural creatures. So let's move forward. I'll explain the summary. So there are so many points, and the points are in itself a theme. So first point is imprisoned life. One of the two dolphins imprisoned in a water pool admits that they are in water which is their natural element. इस समरी में क्या होता है कि दो डॉल्फिन्स होती हैं और एक वाटर पूल में, जैसे एक कोई एंटरटेनमेंट पार्क होता है, वहाँ पर एक वाटर पूल में दो डॉल्फिन्स होती हैं और दो डॉल्फिन में से एक डॉल्फिन इस बात को एडमिट करती है कि वो एक ऐसे वाटर पूल में है लेकिन वो अपने नेचुरल एलिमेंट में है। नेचुरल एलिमेंट एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी का नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए, यानी जो उनका प्राकृतिक निवास है। डॉल्फिन्स पानी में रहती हैं तो इसलिए उनका नेचुरल एलिमेंट है। दे कैन स्विम एंड डांस इन इट। दिस अ वाटर पूल इन अ वाटर पार्क इज़ द न्यू वर्ल्ड। तो वो इस पानी में डांस कर सकती हैं, जंप कर सकती हैं, और ये जो वाटर पार्क में वाटर पूल है वही उनकी एक नई दुनिया है। यानी ये एक बहुत नैरो वर्ल्ड है उनके लिए। उनका जो रियल वर्ल्ड है वो क्या है? वो या तो कोई बड़ी रिवर है या फिर कोई ओशन है या सी है, लेकिन अब वो एक बहुत छोटे से कन्फाइंड एरिया में वाटर में है। आउटसाइड दिस वर्ल्ड इट इज़ ट्रू द डॉल्फिन्स आर श्योर टू डाई। कहने का मतलब अगर वो इस वर्ल्ड से, इस छोटे से वर्ल्ड से बाहर निकलना भी चाहेंगी तो उनकी डेथ भी श्योर है। एंड येट दे आर नॉट हैप्पी हियर बिकॉज दे आर नॉट फ्री। लेकिन फिर भी उस पानी में रहने के बावजूद वो खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? क्योंकि वो फ्री नहीं हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकती ज़्यादा दूर तक। अगर रिवर या ओशिन होगा तो उसमें उनका मूवमेंट अनलिमिटेड होगा, लेकिन यहाँ पॉन्ड में उनका मूवमेंट सिर्फ उसकी दीवार तक होगा, पॉन्ड की। The speaker dolphin, aware of the presence of the other dolphin in the pool, knows that its companion shares its shape as also its thoughts। और एक डॉल्फिन जो यहाँ पर बोल रही है पोएम में, तो वो अवेयर है उस बात से भी कि एक दूसरी डॉल्फिन भी उस पूल में है उसके साथ, और उसकी भी वही चीज़ें हैं। शेयर इट्स शेप मतलब उसका भी बॉडी साइज़ वही है, बॉडी शेप वही है, और उसकी फीलिंग्स भी वही हैं। दोनों डॉल्फिन्स हैं, दोनों की बॉडी सेम है, दोनों की फीलिंग्स सेम है, बट दोनों में से सिर्फ एक ही बोलती है, दूसरी नहीं बोलती, वो साइलेंट रहती है। इट इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैन हु मेक्स देम क्रॉस द हूप्स। और उसे ये भी पता है कि सामने पूल के बाहर एक आदमी भी खड़ा है जो उसे कंट्रोल करेगा, जो उसे ऑर्डर देगा, और जो उनसे हूप्स को पार करने के लिए कहेगा। हूप्स यानी राउंड राउंड सर्कल या फिर कोई और चीज़ जिसके बीच में से डॉल्फिन्स को क्रॉस होना पड़ता है, जिसके अंदर से जाना पड़ता है। दे आर फार अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। और उनका नेचुरल हैबिटेट यानी उनका प्राकृतिक निवास क्या है? एक नदी या एक समुद्र, उससे बहुत दूर हैं। स्ट्रेंजली द डॉल्फिन्स फील गिल्टी। लेकिन डॉल्फिन्स अपने आप में गिल्टी फील करती हैं। डॉल्फिन्स का कोई भी दोष नहीं है, फिर भी वो अपने आप में गिल्टी फील कर रही हैं। और यहाँ पर एक पोएम की लाइन मेंशन है, देयर इज़ अ कांस्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। फ्लोइंग गिल्ट क्या है? वाटर।
कहती हैं ये जो पानी है ना, ये हमारे लिए फ्लोइंग गिल्ट की तरह है कि इस पानी में रहना नहीं चाहती फिर भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर इस पानी में नहीं रहेंगी तो मर जाएंगी। रहना क्यों नहीं चाहती? बिकॉज ये कन्फाइंड एरिया है, छोटा सा पूल है, तो इसलिए कहती हैं पानी हमारे लिए गिल्ट के समान है। द फ्लोइंग गिल्ट इज़ अ मेटाफर फॉर वाटर दैट इज़ पम्प्ड इनटू द पूल पीरियडिकली एवरी डे। और फ्लोइंग गिल्ट एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है पानी के लिए। जैसे मैंने अभी बताया था, फ्लोइंग गिल्ट क्या है? पानी। तो उसे डेली पंप किया जाता है, बार बार, हर दिन पानी उसमें डाला जाता है या फिर बेकार पानी को निकाला जाता है। इट अंडरलाइंस द नेचर ऑफ द डॉल्फिन्स एंड नेचुरल हैबिटेट। और इस लाइन से उनके अननेचुरल हैबिटेट के बारे में पता चलता है। उसको अंडरलाइन करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, जो लिखा गया था मेटाफर फ्लोइंग गिल्ट। वो किस लिए है? ये शो करने के लिए कि जो डॉल्फिन्स का हैबिटेट यहाँ पर है वो अननेचुरल है। Though the dolphins have nothing to feel guilty, they are made to feel so to convey the enormity of the guilt of man, whom the dolphins consider to be their friend। यानी जो डॉल्फिन्स हैं वो उनका भी कोई भी दोष नहीं है, बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, बट उनको गिल्टी फील कराया जा रहा है सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए। इनॉर्मिटी ऑफ द गिल्ट, मतलब इनॉर्मिटी क्या है? बिग होना, कि इंसान का अपराध ही इतना बड़ा है, उस इंसान का अपराध है इतना बड़ा जिसको वो अपना दोस्त मानती हैं, और इसलिए उस लाइन में गिल्ट मेंशन किया गया था। पेनफुल मेमोरीज। अब डॉल्फिन है वो अपनी मेमोरीज को याद करती है और क्या बोलती है? द डॉल्फिन्स आर इंटेलिजेंट क्रीचर्स विद देयर हाईली डेवलप्ड सोनार्स। तो डॉल्फिन्स एक इंटेलिजेंट क्रीचर है, ये सभी जानते हैं, सबसे बुद्धिमान मछली है, और उसके जो सोनार्स होते हैं बहुत डेवलप्ड होते हैं। सोनार्स मतलब जो सोनार वेव को पता लगाने में बहुत एक्टिव रहते हैं। जैसे किसी शिप में रडार होता है, उस तरह से उनकी सेंसेस होती हैं जिनको सोनार्स बोलते हैं। सोनार से बहुत दूर रहती हैं वो। इवन दे हैव नो एक्सप्लेनेशन अबाउट देयर प्रेजेंट कंडीशन, या जो भी आगे लिखा होगा, कि वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन से जो उनका दर्द है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट, दे हैव नथिंग टू मेक सेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। और न्यू वर्ल्ड को समझने के लिए उनके पास कुछ सेंसेस नहीं है, वो नहीं समझ पा रही हैं, वो इसको एडजस्ट नहीं कर पाती। ट्रुथ डिफाइज देम, क्योंकि जो सच्चाई है वो इस फैक्ट को डिनाई कर देता है। डिफाई मतलब इनकार कर देता है, मना कर देता है। दे वर वंस ब्लेस्ड इन द एक्सपेंसिव वाटर्स ऑफ द ओशन। वो मेमोरीज को मेमोराइज करती हैं, और क्या है कि वो याद करती हैं कि वाटर्स ऑफ ओशन में एक्सपेंसिव यानी जो दूर दूर तक फैला हुआ था, उसमें कितनी ब्लेस्ड थी, कितना अच्छा लगता था उनको। नाउ कन्फाइंड टू द पूल दे आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड। और जब वो पूल में कन्फाइंड हो गई हैं तो वो ब्लेसिंग्स उनकी चली गई है, वो गायब हो गई, क्योंकि अब वो एन्जॉयमेंट और वो फ्रीडम उनके पास नहीं है जो ओशन में होती थी। इट इज़ आयरनिक दैट देयर मेंटल इनकैपेसिटी इन फैक्ट stresses their ability to fathom new experience। यानी एक आयरनिक है, यानी एक उसकी बात है, थोड़ा दुख की बात है कि उनकी जो मेंटल इनकैपेसिटी है तो वो उनकी एबिलिटी को दबा देता है। फैदम मतलब नीचे गहराई में, न्यू एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस उनको आते हैं, और जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके गहराई में चले जाते हैं। पुराने एक्सपीरियंस यानी जो उनकी फ्रीडम ओशन में थी वो उसको धीरे धीरे भूल जाती हैं और उसी चीज़ को याद करती रहती हैं अब जो उनके सामने होता है। द मैन अबव द पूल इज सजेस्टिव ऑफ हिज पोजिशन ऑफ सुपीरियर स्टेटस। और पूल के बाहर जो आदमी खड़ा है उससे पता चलता है कि इंसान की जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं मछलियों से सुपीरियर है।
It is he who forces the dolphins to perform by jumping through hoops or after a colored ball. और आदमी ही डॉल्फिन्स को ट्रेन करता है और उनसे एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहता है, या तो हूप के थ्रू पार करने के लिए या फिर एक कलर्ड बॉल को जंप करके छूने के लिए. द डॉल्फिन्स फील स्लेव लाइक इन द लिमिटेड स्पेस वेयर दे आर फेड अप विद द मोनोटोनस रूटीन ऑफ देयर लाइफ. तो डॉल्फिन्स को एक स्लेव लाइक फीलिंग आती है, वो अपने आप को गुलाम समझने लगती हैं उस लिमिटेड स्पेस में, और उनको रूटीन जो है, जो मोनोटोनस रूटीन यानी जो एक ही जैसा रूटीन, मोनो मतलब सिंगल, एक ही जैसा रूटीन, एकदम सैड और बोरिंग रूटीन जो डेली डेली फॉलो किया जाता है, बस उससे वो फेडअप हो गई हैं. फेडअप मतलब उससे ऊब गई हैं, वो चीज़ अब उनको हजम नहीं हो पा रही है. नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ द कंपेनियन डॉल्फिन. फिर से वही बात, जो कंपेनियन डॉल्फिन थी उसके बारे में वो क्या सोचती है. द डॉल्फिन स्पीकर इज वेल अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर डॉल्फिन इन द पूल एंड नोज दैट दे हैव कॉमन फीलिंग्स अबाउट देयर न्यू वर्ल्ड इन द पूल. तो एक मछली जो बोल रही होती है वो दूसरी डॉल्फिन के बारे में भी सोच रही होती है कि उसकी भी फीलिंग्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उसकी फीलिंग है, क्योंकि वो भी उसी पॉन्ड में है, उसी छोटे से पॉन्ड में. द मेंटल एगोनी ऑफ कन्फाइनमेंट इज विविड इन द थॉट ऑफ द डॉल्फिन. यानी जो उनका मानसिक दर्द है, जो दिमाग की पीड़ा है, कन्फाइनमेंट यानी कैद होने की, उनकी कैद होने का जो दर्द है वो बिल्कुल साफ हो जाता है. विविड मतलब क्लियर हो जाता है डॉल्फिन के एक थॉट से. द वर्ल्ड विल नॉट डीप इन टू ड्रीम इन. यानी अब जो डॉल्फिन्स का वर्ल्ड है उसमें सपनों जैसी कोई बात नहीं रही कि अब डॉल्फिन सपने भी नहीं देख सकती हैं, उनका लाइफ ऐसा हो चुका है. द डॉल्फिन्स अंडरस्टैंड ईच अदर एंड डिफाइन देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ ईच अदर. तो डॉल्फिन्स एक दूसरे को समझती हैं दोनों, और एक दूसरे की बातों को समझते हुए वो दूसरे की बातों को डिफाइन भी करती हैं कि हाँ, जैसा हमारा हाल है वैसा दूसरी डॉल्फिन का भी है. दे शेयर द सेम सेंस ऑफ लॉस ऑफ फॉर्म ऑफ फ्रीडम. और दोनों के अंदर वही सेंस है कि हमारी फ्रीडम जो पहले वाली थी वो खो चुकी है. दे आर रिमाइंडेड ऑफ द टाइम व्हेन देयर बॉडीज लुक्ड सिल्वरी इन द सनलिट सी. उन्हें वो टाइम याद आता है कि पहले एक दौर था जब हम बड़े समुद्र में होते थे, तो सूरज की रोशनी पड़ती थी हमारी बॉडीज़ पर, तो बॉडीज़ बिल्कुल सिल्वर के जैसी दिखती थी, चमकदार, ब्राइट एंड शाइनिंग. द रियल वर्ल्ड इज़ नाउ समवेयर एल्स. अब उनका जो रियल वर्ल्ड है वो तो खो चुका है, कहीं दूर है, बहुत दूर. हेयर इन दिस पूल दे हैव टू बैलेंस द प्लास्टिक कलर्ड बॉल एट द विल ऑफ मैन. अब यहाँ पर इस पूल में एक इंसान की मर्ज़ी पर, यानी उसके ऑर्डर पर, वो एक प्लास्टिक बॉल को बैलेंस करेंगी, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगी जो उनका ट्रेनर होता है. हिज प्रेजेंस और एब्सेंस अंडरलाइंस द ह्यूमन कंट्रोल ओवर द डॉल्फिन्स. तो अब चाहे वो आदमी सामने प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ह्यूमन कंट्रोल को शो करता है कि वह डॉल्फिन्स को कैसे कंट्रोल करता है. अब देखिए, डॉल्फिन्स बिल्कुल होपलेस हो चुकी हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं कि अब इसी छोटी सी दुनिया में हमको मर जाना है. नथिंग इन द न्यू वर्ल्ड इज नेचुरल एज द डॉल्फिन स्पीकर नोट्स. द डॉल्फिन स्पीकर नोट्स दैट इन दिस लिटिल पूल, इन दिस लिटिल वर्ल्ड, नथिंग इज नेचुरल. यानी सारी चीज़ें अननेचुरल हैं. जो पानी है वो भी अननेचुरल है, वो किसी पंप से उसमें भरा जा रहा है, और जो वहाँ की लिमिट्स हैं वो भी अननेचुरल हैं. जो उनके लिए फूड दिया जाएगा वो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होगा. द मून ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद अ बॉल. नेचुरल हैबिटेट में उनको मून भी दिखाई देता था, लेकिन अब उस मून की जगह एक प्लास्टिक कलर्ड बॉल ने ले ली है. अब उनको मून दिखाई नहीं देता, बस वो प्लास्टिक कलर्ड बॉल दिखाई देती है. और रिकॉर्ड इज़ प्लेड रिपीटेडली.
और उनको ट्रेन करने के लिए सेम म्यूज़िक डेली प्ले किया जाता है। इट्स सिंगल नोट इज़ रिपीटेटिव एंड बोरिंग। और एक ही नोट, एक ही सॉन्ग जब डेली डेली बजेगा तो वो कैसा हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। देयर इज़ नो म्यूज़िक इन द रियल सेंस। रियल सेंस में कोई म्यूज़िक ही नहीं है। द रियलिटी ऑफ द प्लास्टिक बॉल इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। जो प्लास्टिक बॉल है इसकी रियलिटी किस चीज़ को सिंबलाइज करती है? कि मून गायब हो चुका है और इस वर्ल्ड में, इस छोटे से पूल में सिर्फ आर्टिफिशियलिटी है। सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, कुछ भी नेचुरल नहीं है। द प्रेजेंट प्रेडिकामेंट एंड द इम्पेंडिंग डूम आर इनफ टू reduce द डॉल्फिन्स हार्ट टू स्टोन। प्रेडिकामेंट यानी जो टॉर्चर उनके ऊपर हो रहा है, जिस कष्ट में, जिस दर्द में वो हैं, और इम्पेंडिंग डूम यानी एक ऐसा विनाश जो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक ऐसी चीज़। इनफ टू रिड्यूस द डॉल्फिन्स हार्ट टू स्टोन यानी इन सब चीज़ों की फीलिंग से डॉल्फिन का जो हार्ट है वो धीरे धीरे स्टोन बनता जा रहा है, वो पत्थर दिल बनती जा रही है और सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती चली जा रही है। इट हैज़ सिंपैथी फॉर द अदर्स इन द न्यू वर्ल्ड। और इस वजह से नए वर्ल्ड में जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं, सबको सिंपैथी फील हो रही है डॉल्फिन्स के लिए। देयर इज़ नो होप फॉर द डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स के लिए कोई भी होप, कोई भी उम्मीद नहीं बची है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन विसल्स। और सिर्फ ह्यूमन विसल्स के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है। वन डे दे आर श्योर टू डाई देयर। और एक दिन उनकी डेथ होना एकदम श्योर है। तो ये डॉल्फिन्स का पेन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है डॉल्फिन्स पोएम के थ्रू। इसे लिखा है कैरोल एंड डफी ने। होप करता हूँ आपको समरी समझ में आ गई होगी, और बाद में जब एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो पूरा जो मीनिंग है, इसका सेंस है, समझ में आ जाएगा। क्या थीम्स हैं इसकी, वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई एंड दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।